हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। तो आप सबका बहुत दिन से इंतजार था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा 100%, चाहे कोई भी बोर्ड का है ना, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हो। अगर ये क्वेश्चन, इससे पहले हम जितना सब्जेक्टिव करवाए हैं वो 6 एक्सरसाइज जो त्रिभुज था उससे पहले हम पूरा एक्सरसाइज करवा चुके हैं हम। उसके बाद वाले हैं तो वो भी हम सारे करवा देंगे, लेकिन 6 एक्सरसाइज से पहले जितना ऑब्जेक्टिव बनने का प्रयास होगा, जितना बनने वाला था, इसलिए बीच में हम समय लिए हैं और पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना कर लाए हैं। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ आएगा ही नहीं, ये गारंटी के साथ यही आएगा। हम इतना गारंटी लेते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन यही आने वाला है। सो आप सब इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई नहीं देखा तो उसको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो सकता है, हम इतना कर सकते हैं। अगर आप जो ये जितने देर का वीडियो बनने वाला होगा, चाहे जितना देर का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा है, सारे ऑब्जेक्टिव जितना हो सके उतना हम सारे को एकदम कवर कर लिए हैं, इसलिए बीच में बहुत सारा मेहनत हुआ है। और साथ में हाँ, दिन में बहुत सारे बाहर शोर शराबा होता था। सो अब हम वीडियो क्या कर रहे हैं, नाइट में शूट कर रहे हैं। देखिए अभी रात का कितना बज रहा है, 11:30 हो रहा है, लेकिन आप सबका एग्जाम है इसलिए हम जग के आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बिना कहे आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बिना कहे आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ चैनल से जुड़ जाइए। और साथ में और भी सारे बताते रहेंगे, बट आज हम अधिक समय नहीं देने वाले हैं क्योंकि आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। सो आप सब रेडी हो जाइए और साथ में मेरे पास जो हम इस पर बोलेंगे लिखेंगे उस पर से बेसिक ध्यान दीजिएगा मेरे बोली पे। हम बोली में क्या बोलने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हम सवाल भले ही बनाएंगे एगो, उसके इर्द गिर्द और भी जितना बनने वाला होगा ना, सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सो आप सब बिना लेट किए हुए चलिए आज बोर्ड पे आ जाइए और सिर्फ माइंड को केंद्रित करके एकदम बोर्ड पर एकदम ध्यान नहीं हटाना है, बको ध्यान मतलब बकुला की तरह एकदम ध्यान ला के बोर्ड पर देखना है, बस देखते रहिए। जैसे में देखिए पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि √10 इंटू √5 किसके बराबर है। क्या है, यहां लिख दीजिए, हाली लिख देंगे हम, किसके बराबर है। आप सबसे बोली पर ध्यान दीजिए। जिसमें ए में दिया हुआ है 5√6, बी में दिया हुआ है 6√5 और सी में दिया हुआ है √13 और डी में दिया हुआ है √25। तो आप ही बताइए कितना है। दोनों रूट में है तो दोनों रूट में होगा तो हम बताए थे क्या कर सकते हैं, दोनों को हम गुना कर सकते हैं। तो 10 में 150 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 150 का जिसको वर्गमूल निकालने नहीं आता है, ऐसे तो हम सीधे मार देंगे कि बी आंसर है, क्योंकि 6 छक्का 36 और 36 पंचे कितना हो जाएगा 150। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मेरा नहीं जानते हैं, ऐसे सब हमको लगता है कि सबको जानते होंगे। 2 से होगा 75, यहाँ देंगे 3 से तो 25 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा और 5 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों के बदले में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 रूट और 3 दूना 6। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 बजे 25 और 25 छक्का कितना होता है 150 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार चलिए हम बेसी समय नहीं लेंगे। आपको अगला क्वेश्चन, जैसे में दूसरा क्वेश्चन आप सब देखते रहिएगा। दूसरा में कह रहा है कि 3 + √3 और 3 - √3 है। क्या है, एक में परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, या डी में ए बी, और मान लीजिए यहाँ पे सी में दिया हुआ है कोई नहीं, या डी में दिया हुआ है बोथ, माने दोनों, माने इस प्रकार दिया जाएगा। तो आप ही बताइए, देखिए ये क्या दिया है, a + b a - b। तो हम सब बढ़िया से जानते हैं कि a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। तो इसमें जब ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3² और -√3 के होल स्क्वायर, मतलब कितना होगा 9 - 3 मतलब कितना होगा 6। तो आप ही बताइए 6 क्या है, परिमेय संख्या है ना अपरिमेय संख्या है। अगर कोई कहे कि सर को परिमेय नहीं पता है तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा, क्योंकि हम आप सबको बढ़िया से थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। सो आप सब क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम बनाएंगे, सवाल को एनालिसिस करते हुए चलते एकदम। अब इसमें कोई पूछ देगा अपरिमेय संख्या, अगर मान लीजिए जिसका मान बिल्कुल क्लियर नहीं निकल पाए, कोई रूट दिखाई दिया, रूट में है जिसका मान नहीं दिखाई देता है, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि सवाल बहुत है इसलिए तीसरा नंबर में फिर करेंगे। देखिए 0.23 है, क्या है आप बताइए, यह परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, या पूर्णांक है, कुछ भी ऑप्शन आपको 4 को दिया रहेगा। तो आप सभी आदमी को हम बताए हुए तो ऑप्शन लिखते हैं तो टाइम थोड़ा अधिक हो जाता है, इसलिए आप यहीं पर ध्यान दीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ है तीसरा नंबर में कि ये है, क्या है, पहला हो जाएगा परिमेय, अपरिमेय, कोई नहीं, चाहे पूर्णांक। 3 गो ऑप्शन आपको इस प्रकार 4 गो
दिया रहेगा। तो हम सब कोई जानते हैं कि 0.23 है, तो इसको क्या होता है, पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। 0 + 23 रेगरिंग है तो हटा देंगे, 2 × 9 मतलब क्या हो जाएगा 23/99। आप ही बताइए प्रमेय है क्या प्रमेय है, बोलिए प्रमेय है कि प्रमेय है, बोलिए प्रमेय है तो क्या करेंगे सारे प्रमेय पर टिक मार देंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल में देखते हैं। चौथा नंबर सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, आप ही बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल है इक्वल, ऐसे देख के ऑप्शन में एक में दे देगा HCF गुने LCM, बी में दे देगा HCF प्लस LCM, सी में दे देगा HCF और क्या हो जाएगा भागा LCM। इसी प्रकार मान लीजिए 5-6 को ऑप्शन दे देगा, लेकिन जिसको सूत्र याद होगा कि हम दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उस संख्याओं का LCM गुने HCF होता है, तो उसका आंसर पहला वाला भी हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जो भी संख्या हो वो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट यही ऑब्जेक्टिव आएगा, 100% यही ऑब्जेक्टिव आने वाला है। इसके पूरा इर्द गिर्द में हम इतना तेजी से इसलिए चल रहे हैं, देखते हैं कहीं लिखने में भी दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है और हम सबको सारा आज मेकअप कर देना है, पूरा एकदम मेकअप करके चल जाना है। ठीक है, सो आप सब देखिए अब क्या है 5वां नंबर। 5वां नंबर कह रहा है कि संख्याओं 50 और 25 के LCM और HCF का गुणनफल होगा। देखिए कह रहा है कि संख्या 50 और ऐसा ही 25 के LCM गुने HCF बराबर क्या होगा। आप ही बताइए संख्या 50 और 25, आप ही बताइए ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, अब नीचे में ऑप्शन दे देगा कितना होगा, माने कि ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा। हम सिर्फ सवाल बनवाने के तरीके पर ध्यान देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ नहीं होता है। मैथ आ गया यही बड़ी बात है, अगर हमसे पढ़े तो मैथ तो 100% आएगा। देखिए 50 है 25 है, आप ही बताइए HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट वाला। तो ये 25 है, 25 से 50 तो कट रहा है, तो HCF तो सीधे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 है। और LCM कितना होता है, वो ऐसा टर्म जो दोनों से काट रहे, तो 50 देखिए 50 क्या है, उसको 25 भी कट रहा है और 50 खुद कट रहा है, तो सीधे 50 हो जाएगा। निकालने की जरूरी नहीं है, जिसको निकालने का मन हुआ अकेला में निकाल लेगा, तो सीधे गुना कर दीजिए 50 गुने 25, 25 पंचे 125, जीरो क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गया, इसमें कुछ नहीं था। सवाल आप सभी वहां पे ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 5वां नंबर हो गया है खत्म। अब चलिए हम चलते हैं 6ठा नंबर में। क्या चलते हैं 6ठा नंबर में। आज हम सब बोर्ड का लग रहा है पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसमें देखिए 6ठा नंबर में, 6ठा नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन अलग है। वाह, देखिए कह रहा है निम्न में कौन अलग है, इस प्रकार भी आएगा छांटने वाला। देखिए सब इसी प्रकार का अब अलग है, कई ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए में दिया है मान लीजिए 3/5, बी में दिया हुआ है √16/4, सी में दिया हुआ है √2/3 और डी में दिया हुआ है कितना, डी में दिया हुआ है 25/4। तो आप ही बताइए इसमें कह रहा है कि कौन सा अलग है, आप ही बताइए। देखिए ये क्या है, परिमेय है क्या, परिमेय है। कोई भी कहेगा कि सर P/Q के रूप में लिखा हुआ तो क्या है, परिमेय होगा, माने रेशनल नंबर होगा। बी में क्या है, 16 का रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4/2, मतलब कि मान लीजिए 2 आ गया, फिर भी 2 हम 1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है परिमेय संख्या हो गया। ये भी क्या है परिमेय है, लेकिन जो ई बेचारा है ये क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं, आप ही बताइए। माने क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो गया कि नहीं। 7वां नंबर में देखिए, 7वां नंबर में कह रहा है कि 5.2333 इसी प्रकार दे दिया, कहेगा परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, क्या है, ऐसा ही लिखा रहेगा। आप ही बताइए कि जब एक ही टर्म बार बार रिपीट होगा, बार बार वही 3 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 5.2, इस पर सॉरी 2 पर नहीं देंगे, क्योंकि जो रिपीट होगा उस पर देंगे। 5.2 × 3 पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और जब ये रिपीट वाला ऐसा हमको सवाल आता है तो हम जानते हैं कि इसको P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परिमेय होगा। अब किस प्रकार लिखना है वो तो हम बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप सबको ऑलरेडी बहुत बार हम बता चुके हैं। 8वां नंबर में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। बाबा देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य, आप ही बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले अभी लिख देंगे, लिख सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा ना,
एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको फंसाएगा, इसलिए हम ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। एकदम पूरा छांट के देखते हैं, पूरा पन्ना में एकदम पूरा हम लिख, खुद अपना से मेहनत करके हम लिख के यहाँ पर रखें कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट फंसने वाला है। वरना ऐसा है क्वेश्चन सब आएगा, प्रमेय कौन है, प्रमेय कौन है, कौन शांत है, कौन अशांत है, ये सब सिंपल जो फंसने वाला है वही हम लेके आए हुए हैं। जैसे हम देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, कितना बार बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, आप बताइए। 2 अभाज्य है, 3 भी क्या है, अभाज्य है। क्यों? क्योंकि 3 भी एक और अपने आप से कटेगा, किसी से कटने वाला है नहीं। लेकिन 4 क्या है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 अपने आप से भी कटेगा। मतलब क्या हो जाएगा 4, मतलब कितना हो जाएगा 8। और जहां पर ऑप्शन में 8 नंबर दिखाई देगा, तुरंत क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। एकदम टिक मारिए देना है, एकदम बिल्कुल गलती होने वाला है नहीं। 8वां 9वां नंबर सवाल देखिए 9वां नंबर सवाल में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। अब एक्सरसाइज हम 2 में पूछने वाले, 1 का लगभग। अभी बताइए त्रिघात बहुपद, इसको थोड़ा हम सब समय दे देंगे। ये थोड़ा अब दूसरा चैप्टर में पैस गया, अब पहला में तो कुछ नहीं था, तो हम बताए थे कि पूरा एक्सरसाइज क्लियर करवाने वाले हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा हम क्या कर देते हैं, समय देते हैं। 9वां नंबर में कह रहा है कि त्रिघात, क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। आप बताइए त्रिघात बहुपद, त्रिघात माने कि माने पॉलिनॉमियल, क्या कहेंगे उसको, बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि आपको सबसे व्यापक रूप, जो भी पॉलिनॉमियल दिया हुआ है उसका व्यापक रूप आपको लिखना है। तो आप ही बताइए त्रिघात बहुपद का सबसे अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। जो भी पॉलिनॉमियल होगा उसका अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। त्रिघात, द्विघात का 2 होगा। रैखिक समीकरण जिसका घात कितना होता है, 1 होता है। तो आप ही बताइए ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d, यही ना होगा। यहाँ पर देखिए पावर करता है 3, 2, 1, इस सब का व्यापक रूप है। अब इसी में आपको ऑप्शन में वहाँ पर ये देगा, जैसे में x² + bx + c भी देगा। ये मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, इसको आप बी मान लीजिए, और यहाँ पर सी ले लीजिए, लिखिएगा x⁴ + 2 x² + 9, इस प्रकार का भी ऑप्शन देगा, 5-6 का ऑप्शन देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा ax² + bx पावर 3, 2, 1 और अंत में d कॉन्सोनेंट हो जाता है, ठीक है। तो ax² + bx² + cx + d, इतना हुलबुली में हम सब करवा रहे हैं, इतना हुलबुली में अधिक क्वेश्चन के कारण कि हमको बोलने में भी दिक्कत हो जा रहा है, बोलते हैं कुछ और, बोला जा रहा है कुछ और। सो आप सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इतना स्पीड में नहीं चलेंगे, वरना फिर आप कहिएगा कि सर कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं हम। ठीक है, जैसा मैं कह रहा कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल है। समीकरण दिया हुआ है f(x) कितना दिया हुआ है, x² - 5x + 7, इसका कहला अल्फा और बीटा इसी का मूल है। क्या है, मूल है। क्या है, तो कह रहा है कि 1/, यहाँ पर देखिए 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। इसका लघुत्तम लेंगे तो अल्फा × बीटा, इतने क्या हो जाएगा, बीटा + अल्फा। मतलब क्या, मूलों का योगफल बटे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, -b/a। -b का मान, a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है -5। अब इतना हम डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि हम बताए होंगे ऑलरेडी। -b/a, तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 1, तो 1 छोड़ दीजिए। अल्फा × बीटा का होता है c/a, तो 7 बटे a का मान कितना है 1, तो मतलब 7 हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर में दिया रहेगा, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा 5/7, तो आपको वहीं पर क्या कर देना है, आपको टिक मार देना है। बस सवाल में इसी प्रकार बनाते चलना है, ठीक है। अब 11 नंबर में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। आप ही बताइए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा। ऑप्शन में देगा 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, जो भी ऑप्शन देगा। देखिए जब ये द्विघात कहेगा तो हमेशा उसका शून्य की संख्या 2 गो होगा। त्रिघात कहेगा तो शून्य की संख्या 3 गो होगा, ठीक है। और कहेगा रैखिक, तरीके के बारे में क्वेश्चन है, आपको बढ़िया से समझाता है, ठीक है। लेकिन जो द्विघात है तो उसको शून्य की अधिकतम संख्या कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो जहां पर ऑप्शन में आपको 2 दिखाई देगा वो मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 नंबर। यहाँ चलिए 12 नंबर में, जो सवाल पर समय नहीं देना है, बस आपको समझाने वाला वो हम समझाते हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। देखिए द्विघात बहुपद है x² - 3 = 0 है, तो इसका शून्यक क्या क्या हो सकता है, आपका ऑप्शन देख लीजिए। ए में दिया हुआ है 3 हो सकता है, बी में दिया हुआ
प्लस रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 3, ऐसा ही देगा। देखिए लिखने में मंगने में समय लेस हो रहा है, आप सब खुद समझदार हैं, हम बस खाली थॉट को समझाना था। जो मेरा स्टूडेंट होगा जो हमसे पढ़े हुए हैं उनको नहीं लिखेगा फिर भी वो समझ में आ जाएगा। आप ही बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, आप ही बताइए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। जब इसका मान निकालते हैं रूट अंडर 3 में तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाता है, क्यों ये भी बताए हुए हैं जो आप मेरे वीडियो में देखिएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा प्लस रूट अंडर 3 या ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3। क्यों किस प्रकार होता है ये सारी बातें हम आप सबको बताए हुए हैं, तो दोबारा समय लिस्ट करने से क्या फायदा है कि नहीं, आप बताइए। चलिए 12 नंबर लगता है कि अभी तो 12 नंबर पे है, इसमें तो बहुत सवाल है, अभी तो एक्सरसाइज 2 में हम सब रह रहे हैं, तो आप सब इसी प्रकार वहाँ पर निकालिएगा मान, ठीक है। करें एक घात वाला बहुपद कहलाता है। अब आप ही बताइए, ये भी कोई लिखने वाला है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक। क्या कहलाएगा रैखिक। द्विघात द्विघात, तीन घात त्रिघात, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा रैखिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा रैखिक, ठीक है। चलिए 14 नंबर में देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ये अधिकांशतः स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। अब इसको हम थोड़ा बढ़िया सा समझाएंगे। 2/3x + 1, बी में दिया है 2 - x स्क्वायर, सी में दिया है 1/x - 1 और डी में दिया हुआ x/3। देखिए बहुपद ना पहचानने का तरीका होगा ना, आपको बताते हैं हम। जहां पर भी x के मान निगेटिव आ गया वहां मान दीजिएगा बहुपद नहीं है। सिंपल सी फॉर्मूला रहेगा। इसमें ये नहीं दे रहा है कि बहुपद का वो पद है कौन नहीं है कौन नहीं है, इतना करने की माथा झंझट ही नहीं है। एकदम सिंपल सी मेथड, जहां पर x के मान निगेटिव दिखाई दिया मार दीजिएगा बहुपद नहीं है। आप ही बताइए, इसमें x ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, लेकिन x क्या है नीचे है। कोई भी संख्या रहेगा अगर मान लीजिए 1/x है, मतलब क्या लिख सकते हैं x के पावर -1। मतलब कहे का मतलब ये हुआ कि अगर x बट्टा में है, अगर अगल बगल से कटने वाला नहीं है तो उसी को मार देंगे, क्या कर देंगे बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। क्लियर। देखिए पढ़ने में तो मजा आ गया होगा। अब चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि इतना का शून्य का अंक अल्फा बीटा है तो अल्फा। देखिए इस सवाल भी समझने वाला है। कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि यहाँ f(x) दिया हुआ है 2x स्क्वायर + cx - 6, ठीक है। और इसका शून्यक है अल्फा बीटा हो तो ऑप्शन ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा, ऑप्शन नंबर बी अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा, सी अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा लेस देन, और डी में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस प्रकार आपको ऑप्शन दे देगा। अब इसमें तो अधिकांशतः बच्चा देखे के एकदम चकरा जाएगा, आखिर पूछ का दिया, कुछ नहीं पूछा बच्चों। देखिए क्या पूछा, अभी बताइए कुछ पूछा। पहले बात है कि अल्फा प्लस बीटा का आप निकालेंगे, क्योंकि जहां भी देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये बड़ा छोटा ये सब हमको ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने वाले हैं। तो आप ही बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, सब कोई जानते हैं। -b मतलब -6 अब बटे a का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा -3 और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a तो 6 और क्या हो जाएगा 2 -6/a -2 है कि नहीं, सॉरी ये 2 तो है नहीं, तो ये c का मान कितना है माइनस निगेटिव में था, तो इसे भी काटेंगे क्या हो जाएगा -3। तो आप ही बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान भी -3, अल्फा इंटू बीटा का मान भी -3, तो आप ही बताइए क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा नहीं हो गया। तो पहला ही आंसर हो जाएगा। वही में अगर कोई रहता कि अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा से बेसी रहता तो ये वाला सही हो जाता, कम रहता तो ये वाला सही रहता, अगर दोनों का जोड़ कर 0 होता तो ये वाला सही हो जाता। एकदम सिंपल है कि नहीं। तो इस प्रकार के सवाल में हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे वो गलती करके नहीं आएंगे, एकदम सिंपल से एकदम अच्छे से चलते रहेंगे, इसमें घबराने की जरूरी नहीं रहने वाला है। एकदम मैथ को गर्दा गर्दा उड़ा देना है। क्या नंबर सवाल था वो
चलिए कह रहा है कि 16 एक रैखिक समीकरण का घात होगा। 16 नंबर में कह रहा है कि एक रैखिक, क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण का घात होगा। आप ही बताइए, ए में 0, बी में 1, सी में 2, 3 में मान लीजिए 4, ऑप्शन दे दिया। एक ए बी सी, यहाँ पे 3 ए डी होगा। माने एक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसका घात अधिक एक, अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। हम कितना बार बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार घुमा उमा के इसी प्रकार सवाल पूछेगा व्यक्ति, कुछ पूछने वाला है नहीं। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 16 नंबर। अब 17 नंबर सवाल में सब देखिए, ये तंग समझने वाला है। कह रहा है कि 2x² + 3y = 5 और एगो दिया हुआ है 4x + 6y = 9। 2x² नहीं है, 2x है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में दिया है कि असंगत है, असंगत है। बी में दिया हुआ है अनेक हल है, क्या हो जाएगा, अनेक हल है। सी में दिया हुआ है अद्वितीय है, क्या है, अद्वितीय है। डी में दिया हुआ है असंगत है, कोई हल नहीं, माने कोई नहीं, मान लीजिए कोई नहीं। अब आप ही बताइए, ये 2 समीकरण दिया हुआ है तो इसका तीनों को तो रूल होता है जो आप सब कोई पढ़े होइएगा, A1/A2 = नॉट B1/B2, क्या हो जाएगा, अद्वितीय, अद्वितीय हल। ये भी दे देगा, वहाँ पर लिख देगा समीकरण में, आपको ऑप्शन में दे देगा अद्वितीय है, कोई नहीं है, अनेक हल है, तो आपको जो होगा वो मार दीजिएगा। इसलिए ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। यही में A1/A = B1/B2 = C1/C2 क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। जब तीनों है तो क्या हो जाएगा, संगत है, क्या हो जाएगा, संगत है। A1 माने अनेक हल है, A1 तो B1/B2 = नॉट C1/C2, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है, क्या हो जाएगा, नहीं है। तो इसमें आप ही बताइए, A1/A2 2/4, 2/4 = 1/2, B1/B2 3/6 = 1/2, C1/C2 इधर आएंगे तो माइनस माइनस में हम काट देंगे तो 5/9, मतलब क्या हुआ, A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2, तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, मतलब कोई हल नहीं है, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। इस प्रकार आप सवाल को बनाइएगा। इसमें थोड़ा समय हम इसलिए दिए हैं क्योंकि इससे आपको 3-4 गो ऑप्शन बनता है और साथ में रातें हैं तो थोड़ा नींद भी अब आना शुरू हो गया है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप सबके एग्जाम के लिए हम खुद मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सबको, जानते हैं, आदमी को विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, विश्वास। हम ये कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी विश्वास है। जिसमें हम भी शुरू में ये जो जब चैनल खोले तो उतना ध्यान नहीं था कि किस प्रकार पढ़ाएं, क्या पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं उस प्रकार आप सबको देख के भी विश्वास देखते जा रहा है कि हाँ, आखिर हम भी एक दिन फेमस होंगे। आप सबको अगर हेल्प कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। अगर हम मेहनत करेंगे अपने आप से तो हम एक दिन हम भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। उसी प्रकार आप सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, मानते हैं कि नाइट है, अभी अधिकांशतः सारे लोग सोए होंगे, हम और आप सब जगे हुए हैं। मतलब क्या कि विश्वास है कि कल खुना हम भी कुछ कर पाएंगे। अगर आप ही बताइए, जो सोया हुआ है हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, तो जो सोया हुआ होगा उससे हम कुछ तो ज़्यादा पा रहे हैं, इतना है कि नहीं। मानते हैं कि चलो कि वो भी पढ़ लिया होगा, मानते वो पढ़ लिया होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। इसलिए मेहनत करने से कभी नहीं होना चाहिए, मैंने कभी पीछे हटना ही नहीं चाहिए। चाहे जिस भी स्थिति हो, मेहनत करते रहिए। फल मैया जो खुद देते हैं, समय आने पर सब कुछ मिलता है, बशर्ते अपना मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमको भी विश्वास है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आएगा, मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, हाँ, हम मेरा भी शेयर करेगा, लाइक करेगा, तो हम भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों पीछे हटेंगे, आप सब जब साथ हैं तो पीछे हटने की जरूरी भी नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पर पढ़ लिए। अब हम आते हैं इस चैप्टर में। अब यहाँ पर भी समझ लीजिए कि देखिए 17 नंबर में कह रहा है कि 2k-1 इतना का इतना है, ठीक है, तो अथी वाला है। समीकरण
10x माइनस 9y इक्वल टू 12 का हल है, क्या है, हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि इससे मान रखने पर इसमें मान क्या आता है, 0 आता है, मतलब कि इसी का ये हल है, तो k का मान। तो पहली बात है कि x का मान कितना दिया हुआ है, 2k माइनस 1, तो जहाँ जहाँ बात 10 है इंटू 2k माइनस 1 x की जगह पर रख दीजिए, माइनस 9 इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ पे बताइए, x और y, मतलब क्या देगा, k इक्वल टू इसका मान कितना हो जाएगा 12, गुना कीजिए, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20k माइनस 10 और माइनस 9k इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो ये 20k में से 9 के घटेगा तो कितना हो जाएगा 11k इक्वल टू 12 बाई माइनस 10 है, इन्हें जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 10, तो 11k इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, काट देंगे 11 दूनी 22, मतलब कितना होगा 2। ऑप्शन में वहाँ पर दिया रहेगा, ए में दिया रहेगा इतना, बी में सी, तो जो 2 वाला आंसर होगा वो क्या करिएगा, आप सब मान लीजिएगा। करके x प्लस वाई में कितने हल होंगे, देखिए ये हो जाएगा 18 नंबर। करा कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 में कितने हल होंगे, क्या हो जाएगा, कितने हल होंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है अनंत और डी में दिया हुआ है कोई नहीं। मान लीजिए इसी प्रकार हम ऑप्शन बनाते हैं, तो जब ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 रहेगा तो कितने हल होंगे, तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा अनंत हल होगा। बताते हैं हम क्यों। x का मान 0 रखिए, y का मान 6 हो जाएगा, x का मान 1 रखिए तो y का मान 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 घटाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब x का मान रखते चले जाइए, y का मान निकलते चला जाएगा, y का मान रखते चले जाइए, x का मान निकलते चला जाएगा, मतलब कुछ भी मान रखिए x का, यहाँ पर y का मान निकलेगा, y का मान रखिएगा तो मतलब कि इसका अनंत हल होगा। क्या अनंत, क्या हो जाएगा इसका अनंत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C। इस प्रकार आप सब एग्जाम में एकदम अच्छे से बना के आइएगा, घबराना नहीं है। देखिए शुरू में हम वीडियो चालू किए तो थोड़ा घबरा गए हैं हाल ही, क्योंकि सवाल बहुत है, हम चाहते हैं कि सारा आज हम एक्सरसाइज खत्म कर दें, इसलिए। अब देखिए 19 नंबर में कह रहा है, 19 नंबर में ये सवाल है पूरा, थोड़ा थी है, इसको पढ़िए, कराए समझा देते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या के लिए संख्या का सूत्र क्या है। 2 अंकों वाली संख्या, क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र क्या होगा। सिंपल समझिए, जहां दिया हुआ है इकाई इक्वल टू x है और दहाई का मान कितना दिया हुआ है y, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे देगा 10x प्लस वाई, बी में हो जाएगा 10y प्लस x, सी में हो जाएगा x प्लस वाई और डी में हो जाएगा x y। मान लीजिए तो कह रहा है कि संख्या का सूत्र क्या है, ये भी कोई पूछने वाला है। अभी बताइए, दहाई के जगह पर क्या दिया हुआ y, मतलब क्या हो जाएगा 10y, प्लस इकाई के जगह पर क्या है x, मतलब x। अब बताइए ये किस में मिल रहा है, b में मिल रहा है ना, यही का आंसर हो जाएगा। याद कीजिए कि 2 संख्याओं के मिलने से क्या होता है, x प्लस वाई वाला जो 9 वाला फॉर्मूला जो हम सवाल बताए थे, उसी का ये एग्जाम्पल में बना के दे दिया। देखिए सवाल कहीं से भी घुमा के आपको किताबें में से देगा, खाली लिखने का तरीका चेंज कर देगा, इन्ने के बाद इन्ने, इन्ने के बाद इन्ने, इन्ने के बाद इन्ने। कहाँ से बनाएगा सवाल है, क्या सब्जेक्ट सीमित है, उतना ही विषय है, उसमें से इतना ऑब्जेक्टिव निकालना है, कहाँ से निकालेगा फिर बताइए, क्वेश्चन नहीं है उसमें। सब सब घबराइएगा नहीं, एग्जाम भी जाने जाइएगा एकदम ढीठे जाइएगा, एकदम वही कॉन्फिडेंस लेवल एकदम तगड़ा होना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन नहीं है अधिक, कहाँ से बनाया क्वेश्चन आप ही बताइए। हम भी जो बनाए हुए हैं अब कहाँ से बनाए, अब कह रहा है कि देखिए एपी का पहला पद 2 है 20 में, ए इक्वल टू दिया है 2 और डी का मान दे दिया है कितना दिया है 3, तो कह रहा है 3 पद कौन कौन है आप ही बताइए। एगो दिया हुआ ऑप्शन में 2 6 9, और बी में दिया हुआ है 2 5 8, सी में दिया हुआ है 2 6 10, अब मान लीजिए डी में कुछ भी दिया हुआ मान लीजिए इतना। कह रहा है कि ए 2 है और डी का मान कितना है 3 है, तो पहली बात है कि पहला पद 2 है, तो पहला पद देखिए 2 2 2 2 सब में दिखाई देगा आपको वहाँ पे, लेकिन डी का चेक करेंगे, 6 में से 2 गया था कितना हो गया 4, पहले ये गलती हो गया, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, मतलब कि ये आपको फॉलो कर रहा है, तो मतलब क्या है यही इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको वहाँ पर एग्जाम में भी जब बनाइएगा ना तो घबराइएगा नहीं, एकदम सिंपल में, भले ही क्वेश्चन जिस प्रकार है लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल में बनाए, एकदम सोच के एकदम माइंड को एकदम शांत करके रिलैक्स करके बनाइएगा, समझे कि नहीं। सवाल सब आप वही पढ़िएगा, वही रहेगा जो आप पढ़े हुए हैं,
जैसे में क्या नंबर है, शायद 21 नंबर है, जो भी नंबर हो समझिए, कह रहा है कि 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, आप ही बताइए। एपी का है, कह रहा है कि कौन सा पद 27 है, क्या पद, तो जो मान लेते हैं एनवा पद, क्या जब ये कहा कौन सा पद सीधे मान लेंगे एनवा पद, तो अंतिम पद 27 दिया हुआ, ए प्लस ए का मान कितना है यहाँ पर 5 और डी का मान कितना है 7 में से 5 जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 गया 2, तो फार्मूला हम लिख देते हैं। नहीं तो आप सब है ना कहिएगा सर इतना स्पीड में पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, फार्मूला यही नहीं होता है पद निकालने का हो। तो 27 पद है आपका, एन निकालना है, एनवा पद मतलब एन निकालना है, तो 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 2, 5 है एन आ रही है, तो 27 में से 5 घटेगा, आप ही बताइए तो कितना बचेगा 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2, तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, अब बटे ये गुना में है तो भाग में, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 11, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 और प्लस 1 मतलब एन इक्वल टू 12वां पद। अब जहां ऑप्शन में 12वां पद रहेगा उसमें जाके टिक कर देना है, एकदम इजी बन गया। चलिए अब अगला सवाल दिया, निम्न में कौन एपी में है। अब ये भी कुछ सवाल हम बताएंगे, मेरा जो स्टूडेंट होगा उनको ये बताने की जरूरी पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। कह रहा है निम्न में, एग्जाम में भी कहिएगा निम्न में कौन एपी में है, आप कहिएगा सर हल्का हल्का लेकर आए हैं, गारंटी के साथ कहते हैं इससे भारी सवाल नहीं बल्कि इससे सब एकदम लड्डू गोपाल सब सवाल आएगा, एकदम इजी। हम जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है उस सबसे हार्ड ऑब्जेक्टिव सब आपको लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं, जिससे पूरा थ्योरी भी क्लियर होगा, फार्मूला रिवाइजिंग होगा, आप सब घबराइएगा नहीं। ऐसा ही है सवाल इससे भी एकदम इजी आएगा, जिसमें 2, 4, 8, 16 बी में दिया हुआ है -10 -6 -2 इस प्रकार। 80 में दिया हुआ है 3, 5, 4, 2। डी में दिया हुआ है √3 √6 √9 और √12। कहा कि कौन एपी में है। अब यहाँ पर डी हम चेक करेंगे, डी जिसका मान इक्वल होगा 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 जाएगा तो कितना क्या 4 हो जाएगा, तो क्या 2 4 बराबर है, मतलब कि एपी में नहीं है। देखिए -6 में से -10 घटाएंगे तो अब यहाँ पर समझ लीजिएगा, देखिए -6 में से -10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -6 से माइनस में से क्या हो जाएगा +10, मतलब 6 में से 6 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो इसका आया 4। फिर -2 में से -6 घटाएंगे तो यहाँ भी 4, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब आपका यही एपी में है। तो ये सब हमको चेक करने की जरूरी है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आप सब सवाल बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव हम एक दिन में पूरा बुक बोले ना कि ये जो सेशन जो भी स्टूडेंट मिस किया उसको मुझे ऑब्जेक्टिव में मैथ में दिक्कत हो गया। अगर ये सेशन हम 2 को वीडियो बनाने ही वाले हैं, 6 को एक्सरसाइज सब पहले आज बना दिए हैं, आएगा 6 को बस उतना ही 2 में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव। जो स्टूडेंट पेन कॉपी लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, हम जो बोल रहे हैं जिस प्रकार हम बना रहे हैं वहाँ पर सिर्फ खाली ध्यान से देखते रहिए, वही ऑब्जेक्टिव आने वाला, इससे बेसी आने का संभावना है ही नहीं। अब कह रहा है 23 में सवाल नंबर क्या देखिए समझिए, कह रहा है हम पहला पद माने ए, पहला फर्स्ट टर्म पहला पद इक्वल टू ए है और सार्व अंतर डिफरेंस सार्व अंतर डी है, तो n पदों का योग होगा। इस प्रकार आपको सवाल देगा। ऑप्शन नंबर ए में देगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला ही सही हो जाएगा मान लीजिए। बी हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी दे देगा। फिर सी में देगा n/2 इंटू a प्लस n दे देगा, और डी में ऐसा है कुछ भी दे देगा। तो हम जानते हैं कि अगर पहला पद ए होगा, डी सार्व अंतर डी होगा, तो फार्मूला योग का क्या होता है, कोई दूसरा तो होने वाला है नहीं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर यही अगर अंतिम पद दे दिया हो, ए दे दिया रहेगा, तो आप सब जानते हैं n/2 इंटू a प्लस अंतिम पद, ये भी क्या होता है, योग का ही सूत्र होता है, तो ये भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इतना में 5वां पद है, देखिए
एक सवाल दिया हुआ है 24 में कि √2, √8 और √18 और √32, तो अगले का टर्म लिखना है। आपको ऑप्शन यहाँ पर नीचे दे दिया रहेगा, कुछ भी अगले का टर्म क्या होगा, a + d, a + 2d, a + 3d। तो a प्लस क्या है 4d, अगले का टर्म क्या हो जाएगा a + 4d। a का मान तो आप सब बढ़िया से जानते हैं कितना है √2, अब +4 × d का मान अब निकालना पड़ेगा। इसको तोड़िएगा तो 2√2 में से √2 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर √2। अब कोई कहेगा सर हम 8 को √2 क्यों कह सकते हैं 2√2, तो आप सब समझदार है, जानते हैं क्योंकि 8 को तोड़ेंगे तो 4 2 से 2 दोनों को ही बाहर निकल जाएगा तो 2√2। तो √2 अब +4√2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2। तो 5√2 को क्या कर सकते हैं 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, मतलब अगले का हो जाएगा √50। जो ऑप्शन में दिखाई देगा जहां पर √50 वहां पर टिक कर दीजिएगा। चलिए, तो आप सबको बताइए, सच बताइए कि पढ़ने में कैसा लग रहा, सवाल सब समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जो उनको मैथ से डर लगता होगा, क्या वो मेरा क्रैश कोर्स देखने के बाद और ऑब्जेक्टिव देखने के बाद क्या उनको डर लग रहा होगा, अभी बताइए। थोड़ा सा भी अभी बता रहे होंगे तो आप सब कह जाएंगे सर हमको एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए ये भी सवाल समझ कर रहा है, p+1 2p + 1 ऐसा ही दे देगा, 4p - 1 AP में है, क्या है AP में है, तो p = व्हाट क्या होगा। अब अभी बताइए ये AP में है, तो AP में क्या होता, हर एक अगला पद में से पिछला घटाएंगे तो d का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे चाहे इसमें से हम इसको घटाएंगे, दोनों का मान क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ लिख दीजिए 2p + 1 - p + 1 = 4p - 1 अब -2p + 1। कहेगा सर यहाँ बीच में ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, आपको बताए थे कभी भी माइनस प्लस में दिक्कत हो तो ब्रैकेट का यूज कर लीजिए। तो 2p + 1 माइनस से गुना करेंगे -p - 1 = 4p - 1 - 2p अब -1 2p में से एगो p गया तो p बच गया, प्लस माइनस ये तो बेचारा ऐसा ही खत्म हो गया। 4p में से 2p घट जाएगा तो हो जाएगा 2p, अब -1 - 2। अभी बताइए 2p इन्हें आएगा तो p अब -2p = -2, इसमें घटाएंगे तो -p = -2, माइनस से माइनस कट गया। तो फिर बताइए p का मान कितना आ जाएगा 2। अब जहाँ पर आपको ऑप्शन में 2 दिखाई दे दे p का मान वहाँ पर टिक कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि अब अगला सवाल में 26 नंबर में कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। कितना है 4:9 है। तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो कल ही का वीडियो में बनाए हुए हैं कि 2 गो संगत त्रिभुज है, अगर उनका भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है भुजा के वर्ग के बराबर। आपको सबको समझाए हुए हैं कि अगर यहाँ पर 2 त्रिभुज है जो आपस में संगत है तो इसका मान लीजिए ABCPQR है, तो इसको AB/PQ = हो जाएगा AC/PR = BC/QR, और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो ये दोनों के स्क्वायर के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो भुजा का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा का स्क्वायर मतलब 16/9 वहाँ पर जहाँ 16:81 दिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे समझिए जगह है, अब हम शांति से एकदम अच्छा लग रहा होगा नहीं आप सबको पढ़ने में, एकदम मोहल्ला पूरा शांत है, सब सो गया है, हम सब एकदम जगे हैं, टाइम भी हो रहा है 12:30 हो रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा फील हो रहा है। कभी कभार नहीं अच्छा लगता है जब कोई काम नहीं करता है, हम जब सिंगल में काम करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सब काम तो सब कर लेता है लेकिन अच्छा लगता है ना। चलिए यहाँ पर 27 नंबर में देख लीजिए, इसमें समझिए कह रहा है कि एल समांतर है एम, ठीक है, तो डी = क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे दे दिया हुआ है, यहाँ पे ये ऐसे दे दिया हुआ है, ये एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है 3D + 50 डिग्री और इसका दिया हुआ है 2D + 20 डिग्री। तो हम कितना बार बताए हुए इसमें डी का मान पूछा हुआ है कि जब ये दोनों का सामने सामने का जो कोण होगा ना उसका योग कितना होता है 180
180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इसे भी सिंपल में लीजिएगा ना, देखिए ये वाला इसके एकांतर है कि नहीं है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलाएंगे इस प्रकार, ये एंगल और ये एंगल, तो एक पूरा रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से भी आप सब निकाल सकते हैं ना, 180 डिग्री है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 इसको कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 3 में से 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5D इक्वल टू 180, ये भी प्लस ये भी प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना हो जाएगा? -70। तो डी का मान कितना हो जाएगा फिर बताइए? इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110 आप बटे क्या हो जाएगा? 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो डी का मान कितना हो जाएगा? 22 डिग्री। अब जहाँ पर ऑप्शन में 22 डिग्री दिया रहेगा वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। ये भी कोई सोचने वाली बात है। अब कोई कहेगा सर इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव को फिर हम इंग्लिश में लिखेंगे फिर पढ़ाएंगे, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मैथ में भी क्या हिंदी इंग्लिश होता है? बोलिए। अब कोई समरूप को सिमिलर नहीं जानता होगा, समांतर का समांतरे रहेगा, पैरेलल होगा, थोड़ी छोटी छोटी बात होगी, कोण हम जहाँ पर कर रहे उसका एंगल रहेगा, बस वही सब बातें हैं, बड़ी बातें नहीं है। कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब ऑप्शन ए में दिया हुआ है समरूप, क्या दिया हुआ? समरूप। बी में देगा सर्वांग सम, सी में दे देगा समानुपाती, और डी में मान लीजिए आप सबका नाम दे दिया, कुछ दे दिया, इसमें कानून की बात है। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होते हैं। क्या होता है? समरूप। आपको हम बताए थे कौन कौन से रूल भी होता है, ए एस 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 ए एस एस, जो भी होगा ये सब जितना रूल RHS सभी होता है, तो ये सब आप सब बना लीजिएगा। अब समझ लीजिए कि अगर सर वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा और इससे अधिक कुछ दिखाई देने वाला कोई एग्जाम में है ही नहीं, और इस सब से पूरा आपका बेसिक जो होगा ना पूरा कंप्लीट भी हो रहा होगा। क्वेश्चन तो भले आप सबको हम पढ़ के समझा देते हैं। 29 नंबर में कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, आप ही बताइए। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, क्या है? अब कहिएगा सर यहाँ पर लिखने में समय हो रहा है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम लिख दीजिए अधिकांशतः नहीं भूला जाता है। तो आप सब देखते रहिए, समझिए कि आप ही लिख रहे हैं। समकोण त्रिभुज से, बी में दिया हुआ है समरूप त्रिभुज से, सी में दिया हुआ है समचतुर्भुज से, समचतुर्भुज से, और डी में दिया हुआ है आप सबका नाम कुछ भी। तो पाइथागोरस जी का संबंध किससे है? आप सभी आदमी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो बताया था ना कि कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण का हम स्क्वायर करते हैं उसके लंब और आधार के स्क्वायर का क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है, यही होता है 90 डिग्री। तो ये किसने बताया था? हमने बताए थे या आपने बताया था? नहीं, पाइथागोरस जी ने बताए थे, समझे? इन्हें नहीं बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, समझे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 29। अब चलिए 30 नंबर में कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कौन सी का मान 90 डिग्री दिया हुआ? आप बताइए। कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज AB और C ये दिया हुआ है 90 डिग्री। तो कह रहा है कि AB का मान कितना होगा? ऑप्शन में आपको देगा, ए ऑप्शन में AC, B में 2AC, C में √2AC, और D में मान लीजिए आपका नाम दे दिया। तो जब ये AB का मान पूछा है, AB क्या है? ऐसा कर्ण है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें E के आपस में बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बोला। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ लीजिए कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, तो AB इक्वल टू क्या होगा? इस प्रकार क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर है, तो CB का मान हम AC की जगह पर लिख सकते हैं, चाहे हम AC का मान जो होगा वो CB की जगह पर लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2AC स्क्वायर,
तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 AC²। तो AC बाहर आ जाएगा तो √2 क्या हो जाएगा, AC, मतलब कहाँ दिखाई दे रहा है ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए हम ये सब क्यों बनाए हैं आपको बता देते हैं, सही बता देते हैं। जितने हम सब्जेक्टिव करवा चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ उसमें बता दिया हम। ऐसा कोई ऐसा चीज़ें नहीं कि जो मुझे नहीं बताए हुए हैं। अब द्विघात समीकरण क्या है, जिसका दो घात अधिकतम हो, जिसमें कोई कहेगा रैखिक में क्या है, तो जन्म करते हैं जिसका एक घात हो। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। AP कब होता है, जिसका सभी टर्म D का जो मान होगा इक्वल होगा AP में होगा। तब यही बात सब लोग पूछेगा, ऑप्शन आप ही बताइए ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाएगा। अब वही तो नहीं कि अपना ऊपर से कहीं से खोज खाज कर लिएगा, कहूँ अलग से सब्जेक्ट दे देगा। 10th लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल का ही क्वेश्चन बताएगा, समझे कि नहीं। अब बनाएगा भी क्वेश्चन। सो आप सबको जितना ऑब्जेक्टिव, जिस प्रकार देखिए ऑब्जेक्टिव इतना ही सवाल में, तो बनाने के लिए तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन बेसिक बनाने से क्या फायदा। ये आपका मेथड होगा, एक तरीका होगा। यही क्वेश्चन सब देखने को मिल करेगा कितना, तो यही इसी में से हम जो बना लिखे हैं ना, कितना यही आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा, और नहीं तो इसी प्रकार का मिलेगा। इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। सो आप सबको सिर्फ 2 वीडियो, एक वीडियो ये हुआ आज का, एक वीडियो अब 6 लेसन से आगे जितना होगा सो, और उस दिन थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और ज़्यादा रहेगा, बस थोड़ा लंबा वीडियो होगा, पर आप सब घबराइएगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज से मन ला के पढ़ते रहिए, और साथ में इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जो 9th में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और 10th के लिए, उनको लिए तो खैर लाजवाब है, उसका तो बातें मत छोड़िए। लेकिन जो भी स्टूडेंट और भी मैथ का जितने भी तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, उसका एकदम 0 लेवल से अभी थ्योरी का चल रहा है, लेकिन 10th का एग्जाम है, तो एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद थ्योरी को तो एकदम मक्खन की तरह ले चलेंगे। तो बेसी बातें नहीं, चलिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे मेहनत को चलिए। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। जय मां शारदा, जय हिंद फ्रेंड्स।